मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। चलिए, तो हम लोग जो है कल ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लिए थे। अब ज्वालामुखी से ही इंटरलिंक्ड हमारा टॉपिक है चट्टान। ठीक है, ज्वालामुखी से ही चट्टान बनता है, इसीलिए हमने उसके बाद ज्वालामुखी के बाद ही दूसरा टॉपिक रख दिया चट्टान। एकदम बिल्कुल सीक्वेंस से चलेगा पूरा तुम्हारा जो है सिलेबस, कि बिल्कुल पूरा फंडामेंटल्स जो है क्लियर हो जाएगा। देखो, भूगोल एक विज्ञान है, वैज्ञानिक विषय है, तो इसलिए जितने भी कंसेप्ट हैं वो समझ में आने चाहिए। तथ्य तो मैं पीडीएफ देता हूँ, उस पीडीएफ में तथ्य रहते हैं, फैक्ट रहते हैं, तो फैक्ट तो आपको याद करना होगा, और याद करने का तरीका क्या है, दोहराते रहो, याद होता रहेगा। लेकिन जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, और जब एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे तो फिर फैक्ट्स याद करने में दिक्कत नहीं होती है। तो फैक्ट्स जो परीक्षाओं में आते हैं उनसे संबंधित फैक्ट्स सारे मैं पीडीएफ में देता हूं, और कंसेप्ट यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं। तो हम लोगों ने कल ज्वालामुखी क्रिया के बारे में अध्ययन किया था। ज्वालामुखी क्रिया से ही आपका चट्टान शुरू होता है। देखो, हमारी जो ज्वालामुखी है इसमें हमने बताया था एक एस्थेनोस्फीयर होता है, एक मंडल होता है जहाँ पर क्या है, मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर है। ठीक, अब मैग्मा चैम्बर में गलित अवस्था में पदार्थ रहता है, गलित अवस्था में पदार्थ रहता है। अब किस तरीके, क्यों गलित अवस्था में रहता है, क्योंकि भाई यही तो ऊपर वाला जो चट्टानी, ऊपर का जो अभी चट्टानी संरचना है, ये नीचे आकर के इस तरीके से, इधर समझो ये प्लेट है एक, और यही प्लेट आकर के इसके अंदर क्या हो रहा है, टकरा करके क्षय हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, और यही क्षय होकर के पदार्थ जो है यहाँ पर क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। मैग्मा चैम्बर में ये चला जाता है मैग्मा, और यहीं से फिर जो है ज्वालामुखी की क्रिया उत्पन्न होती है, यहीं पे ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। तो ये मैग्मा चैम्बर से पाइप के माध्यम से, वेंट के माध्यम से, ज्वालामुखी पाइप के माध्यम से मैग्मा बाहर निकलता है, और ये जम करके लावा बन जाता है, और यही लावा जमा हुआ क्या कहलाता है, आग्नेय चट्टान। क्या कहलाता है, आग्नेय चट्टान। तो यहाँ पर सबसे प्राथमिक चट्टान जो है कौन सी है, आग्नेय चट्टान है। तो अब देखो, चट्टान बना तो इसी से, प्राथमिक चट्टान किससे बना, इसे ज्वालामुखी क्रिया से बना। लेकिन ये चट्टान है क्या, रॉक्स क्या होते हैं। चट्टान एक्चुअली क्या है कि जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ऊपरी भाग जो हमने बताया था क्रस्ट होता है। पृथ्वी को तीन जो है इसकी संरचना है आंतरिक, ऊपर क्रस्ट है, बीच में मैंटल है, उसके नीचे कोर है। तो जो ऊपर वाला भाग है, क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट किससे बना है, चट्टानों से निर्मित है। क्रस्ट चट्टानों से निर्मित है, और चट्टान बेसिकली क्या है, ये कई तत्वों और कई खनिजों का एक सम्मिश्रण है, कई तत्वों और कई खनिजों का सम्मिश्रण है, जो कि हमारी भूपर्पटी पर पाया जाता है। भूपर्पटी पर पाया जाता है। भूपर्पटी पर कहाँ से आता है, क्रस्ट पर कहाँ से आता है, मैग्मा चैम्बर से आता है, मैग्मा चैम्बर से आता है, और ये जम करके ठोस होकर के पहला एक चट्टान बन जाता है, जिसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो चट्टान एक्चुअली जो जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज हैं, ये सब जो है उन्हीं का कंपोजिशन है, उन्हीं का क्या है, सम्मिश्रण है चट्टान। तो चट्टान बल्कि है कुछ नहीं, ये तत्वों का संयोजन है और खनिजों का संयोजन है। तत्वों की बात करें तो हमारी जो भूपर्पटी है, इस पर तमाम तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से लगभग 7-8 तत्व जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लेकिन हमारी इस भूपर्पटी पे सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, पीडीएफ में आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन मैंने जो है दिया था। तो हमारी इस भूपर्पटी पे ये ये ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, तत्व है जिनसे हमारी भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। तो प्रश्न कभी कभी पूछता है कि हमारे भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो उसमें देगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप तुरंत नाइट्रोजन पे टिक लगाओगे, कहोगे 78% नाइट्रोजन है, तो गलत हो जाएगा। वो कहाँ है, वायुमंडल में है। लेकिन हमारी भूपर्पटी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन अगर पूरी पृथ्वी की बात करें, पूरी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी पर
फेरस पाया जाता है पूरी पृथ्वी पर। जैसे ये पृथ्वी है, इसको हमने इस तरीके से जो है निकाल लिया 3 भागों का, मतलब 3 भाग थे, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब ये पूरी पृथ्वी पर अगर पूरी पृथ्वी का औसत निकालें तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, कोर फेरस पाया जाता है। लेकिन हमारी इस भूपर्पटी पर, जिस पर चट्टानों का जो है आधिपत्य है, चट्टानों का जो है यहाँ राज है भूपर्पटी पर, तो सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अब इसमें ऑक्सीजन तो सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन कभी कभी प्रश्न उससे अंदर जा करके पूछ लेता है परीक्षाओं में। तो इसके ऑक्सीजन के बाद में जो पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में एल्युमिनियम, सिलिकॉन के बाद में एल्युमिनियम। तो 2-3 नाम आपको याद रखने हैं। ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम पाया जाता है। तो ये नाम आपको याद रखने होने चाहिए कि भूपर्पटी पर सबसे अधिक तत्व कौन से पाए जाते हैं? ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है और एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक, और उसके बाद में जो है फेरस पाया जाता है, और उसके बाद में कैल्शियम पाया जाता है। हमने एक शायद उसमें फार्मूला भी बनाया है, ओ सियाल फेंकाना, ओ सियाल फेंकाना। ऑक्सीजन सियाल में ये दोनों आ गया, सिलिका और एल्युमिनियम, और फेंका मतलब फेरस, और सी मतलब कैल्शियम, सी मतलब कैल्शियम। और इसके बाद में पोटेशियम, पोटेशियम का फार्मूला क्या है? के, पोटेशियम का फार्मूला क्या है? के। और उसके बाद में Mg मैग्नीशियम, उसमें PDF में गलत प्रिंट है, मैंने अभी चेक कर रहा था, Ag लिखा है, Ag तो दूसरे का फार्मूला है, हाँ चांदी का है, और ये वहाँ पर आप उसको सही कर लेना, Mg मैग्नीशियम। तो इस तरीके से ये तत्व जो है सीरियल से आप इनको याद रखो। ये हमारे जो भूपर्पटी पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भूपर्पटी पे। और इन्हीं सब के संयोजन से हमारे चट्टानों का निर्माण होता है। ये तत्व हैं, और कुछ खनिज भी हैं, कुछ मिनरल्स भी हैं। तो वैसे तो मिनरल्स की कैटेगरी करीब 2000 की कैटेगरी में मिनरल्स हमारी पृथ्वी पाए जाते हैं। और एलिमेंट्स कितने हैं? लगभग 111 एलिमेंट्स हैं। साइंस में अगर आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल्स वगैरह, तो उसमें 111 जो है तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। तो उनमें से जो सबसे अधिक खनिज जो पाया जाता है, तत्व पाया जाता है हमारी पृथ्वी पर, भूपर्पटी पर, वो ये सीरियल है। अब हम लोग यहाँ पे जो चट्टान की बात करेंगे, तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अब ये आग्नेय चट्टान है क्या? एक्चुअली ये आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी से ही निर्मित जो लावा है, ठोस हो जाता है, वही क्या है? आग्नेय चट्टान है। ज्वालामुखी से निर्मित जो लावा है वही क्या है? आग्नेय चट्टान है। अब इसको नाम ही इसीलिए आग्नेय पड़ा है। आग्नेय को अंग्रेजी में कहते हैं इग्नियस। आग्नेय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इग्नियस। ठीक, इग्नियस शब्द किससे बना है? ये जो है इग्नियस मतलब इंजन शब्द से आ गया है, इग्नियस। तो इग्नियस ये मैंने कहने का मतलब ये है कि आग से निर्मित। इग्नियस मतलब आग से निर्मित, आग से निर्मित, और इसीलिए आग्नेय है। आग्नेय मतलब आग से ही बना हुआ है। तो इसीलिए आग से क्यों बना हुआ है? क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, और ज्वालामुखी क्रिया एक्चुअली क्या है? वहाँ धधकता हुआ लावा निकलता है जो आग ही है, और उसी के ठंडा होने पर इनका निर्माण होता है। किसका? आग्नेय चट्टान का। और आग्नेय चट्टान का ही जब अपक्षय और अपर्दन हो जाता है और दूसरी जगह ले जा करके परिवहन करके जमा कर दिया जाता है, तो दूसरा चट्टान बन जाता है अवसादी। और जब यही आग्नेय चट्टान अथवा अवसादी चट्टान ही जब जमीन के नीचे जमींदोज हो जाते हैं, दब जाते हैं, दफन हो जाते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक दबे रहने से दाब और ताप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी कणों में रूपांतरण हो जाता है। इस चट्टान के कणों में क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। तो उस चट्टान का नाम ही रख दिया गया रूपांतरित चट्टान। क्या नाम रख दिया गया? रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान कोई अलग से कोई चट्टान नहीं है, बल्कि वो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान का ही क्या है? रूपांतरण है। आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान का ही क्या है? रूपांतरण। तो अब यहाँ पर एक एक चट्टान को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आग्नेय चट्टान है हमारा, चूँकि इसका अग्नि से निर्माण होता है आग्नेय चट्टान, तो इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो है इग्नियस रॉक भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इग्नियस रॉक। अब ये हार्ड होता है। ये क्या होता है? हार्ड होता है। अवसादी चट्टान एक मुलायम चट्टान है, लेकिन आग्नेय चट्टान क्या है? हार्ड, कठोर चट्टान है। कठोर चट्टान सबसे कठोर नहीं है, ये कठोर है लेकिन सबसे कठोर नहीं है। और इसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं, इसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं। रंध्र मतलब छिद्र, होल नहीं पाए जाते हैं। अगर इस चट्टान पे आप कहीं पे जैसे छत बना रहे हो या कहीं यूज कर रहे हो, तो बारिश होगा तो पानी टपकेगा नहीं, रिस कर नहीं आएगा। लेकिन अवसादी चट्टान जैसे हमारे यहाँ पट्टियाँ रख देते हैं ना छतों में, तो ये अवसादी चट्टान है। और ज़्यादा बारिश हो जाता है तो पट्टियाँ गीली हो जाती है ना,
तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें क्या है, रंध्र है, इसमें पोर्स हैं, छिद्र हैं हल्के हल्के, जो हमको नग्न आँख से नहीं दिखाई दे सकता है। और अगर पानी में ये काफ़ी लंबे समय तक डूबा रहे, पानी भरा रहे इस पर, तो पानी रिस करके नीचे आ सकता है। लेकिन आग्नेय चट्टान में रंध्र नहीं पाया जाता, आग्नेय चट्टान में रंध्र नहीं पाया जाता है। और इसके अलावा जब आग से बना है, अग्नि से बना है, तो जो आसपास जो भी जीवाश्म होंगे, पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, जानवर होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही उसके संपर्क में आएंगे जीवाश्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो ये जीवाश्म रहित होता है। ये चट्टान क्या है, जीवाश्म रहित है। ये चट्टान जीवाश्म रहित है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, यानी फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न आता है कभी कभी, तो जीवाश्म रहित कौन सा चट्टान है, आग्नेय चट्टान। जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, कारण क्या है, आग से बने हैं, और आग के संपर्क में कोई भी पेड़ पौधा जीव जंतु आएगा। खास करके जीवाश्म ज़्यादातर, मतलब हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या था, वेजिटेशन था, और वही वेजिटेशन धीरे धीरे दबती चली गई। भाई देखो, अभी जो हमारे मकान हैं, आप अगर बहुत पुराने मकान आपके घर के होंगे, आपका घर जो बहुत पुराना होगा, लगभग 70-80 साल पुराना होगा, तो आप उसमें देख सकते हो कि जो पहले जो सीढ़ी थी घर पे चढ़ने के लिए, उसमें 1-2 सीढ़ी पट चुकी है, उसमें 1-2 सीढ़ी पट चुकी है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था नहीं कहेंगे, जो हमारी सभ्यता है वो दबती चली जाती है, जो पुरानी सभ्यता है वो नीचे दबती चली जाती है। तभी तो हड़प्पा सभ्यता और जो भी जितनी भी सभ्यताएं खोजी गई विश्व की, वो सब दबी हुई मिली है हमको, घाटियों में या नदी घाटियों में, या जो है किसी मैदानी क्षेत्र में खुदाई की गई, तभी तो वो निकल के आई हैं। कारण क्या है, क्योंकि जो यही पृथ्वी, ये जो ज्वालामुखी क्रिया से निकला हुआ लावा है, ये ऊपर आता है और ये ऊपर से इनको ढकता है। अब ये ऊपर आकर के ढक गया, फिर इसी का अपर्दन और इरोजन हुआ, फिर ये जाकर के नई सतह का निर्माण होगा। तो जब नई सतह का निर्माण हुआ तो नीचे वाली चीज़ दब जाएगी कि नहीं दबेगी। तो इस तरीके से जो है, जो पुरानी चीज़ होती जाएगी वो क्या होती चली जाती है, दबती चली जाती है। तभी तो पुरानी जो सभ्यताएँ हैं हमको दबी हुई घाटियों में मिलती हैं नीचे। तो इस तरीके से जो है ये जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है। कारण क्या है कि अग्नि से इसकी उत्पत्ति होती है। और इसके अलावा इसकी उत्पत्ति के आधार पे इसे 3 भागों में बांटा जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है। एक तो पाताल में होती है। कहाँ होती है, पाताल में होती है, गहराई में होती है। तो पाताल में होती है, इसीलिए इसको कहते हैं प्लूटोनिक। क्या कहते हैं, प्लूटोनिक चट्टान, पातालीय चट्टान, इसको हिंदी में कहते हैं पातालीय चट्टान। हमने कल चर्चा किया था। देखो अब यहाँ पे उसको समझना जरूरी है। जो हमने एक चित्र बनाया था कि पृथ्वी के नीचे, मतलब पृथ्वी में भूप्रपट्टी के अंदर जो है आग्नेय की, जो आग्नेय कह रहा हूँ, इससे ज्वालामुखी क्रिया से एक अंतर्जनित जो है टोपोग्राफी बनती है, इंट्रूजिव जो है टोपोग्राफी बनती है, जिसको बोलते हैं स्थलाकृति जो अंदर बनती है। हमने उसमें बताया था ना, सिलडाइक, बैथोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, ये सब बताए थे ना। तो ये सब इसके नीचे ही तो बन रहे हैं, लेकिन यही इसके और नीचे गहराई में, इसके और नीचे ये चट्टानों का पाताल है। क्या है, पाताल है। तो ये पाताल लोक में ऐसे चट्टान रहते हैं, तो इसको पातालीय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, पातालीय चट्टान, जो है मैग्मा चैम्बर के आसपास बनते हैं, निर्मित होते हैं। तो ऐसे चट्टान जो होते हैं वो ग्रेनाइट प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रेनाइट प्रकार के चट्टान होते हैं। अब चूंकि अंदर है तो इनको ठंडा होने में टाइम लगेगा। यहाँ की चट्टान जो है यहाँ की जो मैग्मा है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है। और जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होगा, पातालीय चट्टान, अब खुले में होता तब तो हवा लगती, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। लेकिन अंदर है, हीट भी है और मैग्मा भी है अगल बगल में, तो इनको ठंडा होने में टाइम लगता है। जब ठंडा होने में टाइम लगता है तो इसमें रवे बन जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, रवे बन जाते हैं, और यह क्रिस्टल्स कहते हैं। कांच फोड़ा है, उसमें देखा होगा क्रिस्टल्स निकल आते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं, रवे बन जाते हैं। और रवे चूँकि धीरे धीरे ठंडा होता है तो रवे कैसे होते हैं, थोड़ा मोटे होते हैं। इसके रवे जो बनते हैं, कण जो बनते हैं रवे वाले, वो कैसे बनते हैं, मोटे बनते हैं। तो ऐसे मोटे रवे वाले कण कौन से चट्टान होते हैं, ग्रेनाइट चट्टान होते हैं। तो ग्रेनाइट चट्टान किसका उदाहरण है, पातालीय चट्टान का, प्लूटोनिक चट्टान का उदाहरण है कौन, ग्रेनाइट। ठीक, तो ये पाताल में बन गया। और एक बनेगा ऊपर, धरातल के ऊपर बनता है। बीच वाला जो है मध्यवर्ती चट्टान होता है। और एक जो है बाहरी सतह पर बनता है, बाहरी सतह पर बनता है। यहाँ आकर के जमा हो गया, जैसे ये लावा निकला यहाँ से और सतह पे आकर के जमा हो गया, तो यहाँ पर चट्टानी जो है पठार का निर्माण हो गया। क्या बन गया, आग्नेय चट्टान के पठार का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर जो जमा होता है उसको कहते हैं बेसाल्ट। क्या कहते हैं, बेसाल्ट। तो ये बेसाल्टिक पठार होते हैं। जो पठार बनते हैं इस तरीके से आग्नेय चट्टान से, वो क्या कहलाते हैं, बेसाल्टिक पठार। जैसे भारत
भारत में जो दक्कन का प्लेटो है, जो दक्कन वाला प्लेटो है भारत का, ये किस चट्टान से निर्मित है? बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित है, क्योंकि ये सतह के ऊपर बना है और सतह के ऊपर जल्दी ठंडा हो जाता है। सतह के ऊपर आग्नेय चट्टान जो मैग्मा है, लावा है, वो जल्दी जो है ठंडा होता है। तो जब जल्दी ठंडा होगा तो उसमें रवे जो होते हैं वो बारीक बनते हैं। क्या बनते हैं? रवे बारीक बनते हैं। तो बेसाल्ट चट्टान में जो रवे होते हैं कैसे होते हैं? बारीक होते हैं। बेसाल्ट चट्टान के रवे कैसे होते हैं? क्रिस्टल्स बारीक होते हैं। और ग्रेनाइट चट्टान के क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। ये दोनों में अंतर है। और अगर ज़्यादा बारीक हो जाता है तो उसको ग्लासी चट्टान बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बारीक हो गया, बिल्कुल ग्लास की भांति जो चिकना हो गया एकदम, बिल्कुल उसमें कणे रवे आपको दिखाई ही नहीं दे, बहुत बारीक हो जाता है, तो ग्लासी चट्टान हो जाते हैं। इस प्रकार के चट्टान कैसे होते हैं? ग्लासी चट्टान। ग्लास शीशे से बना है, ग्लास शब्द जो शीशा होता है कांच वाला होता है, तो उस टाइप के चट्टान बन जाते हैं। और इसके अलावा जो बीच में बनता है, यहाँ मध्यवर्ती, यहाँ जो बीच में, जो कल हम लोगों ने यहाँ पर स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? हाँ, लोपोलित, फैकोलित, बैथोलित, ये सब क्या है? ये मध्यवर्ती चट्टान है। ये सब क्या है? मध्यवर्ती चट्टान है। ये सब मध्यवर्ती, मध्य में बनते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती चट्टान। तो चट्टानों, आग्नेय चट्टान के उनके निर्माण की दशा के अनुसार पे 3 भागों में फिर से बांटा जाता है: प्लूटोनिक, मध्यवर्ती और बाह्यवर्ती, बाहर बनने वाली चट्टान। अब इनके उदाहरण भी याद रखो। ग्रेनाइट जो अंदर बनती है प्लूटोनिक है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? पातालीय चट्टान का। ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? पातालीय चट्टान का। और बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? बाह्य चट्टान का। बाह्य चट्टान का, या बेसाल्ट बाह्य चट्टान है, जो कि जो है इसके रवे कितने होते हैं? महीन होते हैं, बारीक कण होते हैं, क्रिस्टल्स इसके क्या होते हैं? महीन होते हैं। और इन सारे चट्टानों में क्या नहीं पाया जाता है? जीवाश्म नहीं पाया जाता। अब जब जीवाश्म नहीं पाया जाएगा तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन भी नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन हम लोग पढ़ते हैं ना, कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है? जीवन से हुई है, जीवधारी से हुई हो। और जीवधारी क्या है? पेड़ पौधे। जीवन मानव तो खैर इतना ज़्यादा, वो तो हम लोग बड़े चालाक हैं, अपने आप को मरते हैं तुरंत दबा देते हैं, दफना देते हैं, जला देते हैं। अब तो जलाने भी लगे, तो उससे जीवाश्म बनेगा ही नहीं। जो दबाए जाते हैं उनसे बनने की संभावना है। नीचे दबे रहेंगे, लंबे समय तक दबे रहेंगे, तो वो धीरे धीरे करके जीवाश्म उसका कन्वर्ट हो जाता है। डायनासोर ऐसे बहुत सारे जो है, जब जुरासिक युग में रहे हैं तो बहुत सारे डायनासोर दबे हैं, उनका भी पेट्रोलियम बना है। ठीक, पेड़ पौधे लेकिन ज़्यादा थे, तो पेड़ पौधों की वजह से सारे कोयला और ये सब जीवाश्म बन जाते हैं। तो जीवाश्म यहाँ नहीं बनेगा, तो इसलिए जीवाश्म ईंधन यहाँ नहीं बनेगा। जब जीवाश्म इसमें है ही नहीं तो जीवाश्म ईंधन यहाँ नहीं बनेगा। किस चट्टान में? आग्नेय चट्टान में। ठीक, अब आग्नेय चट्टान की विशेषता हम लोग देख ली। अब आग्नेय चट्टान के बाद अवसादी चट्टान की बात करते हैं। अब जैसे ये आग्नेय चट्टान, यहाँ पर ये कोई चट्टान इस तरीके से बेसाल्ट चट्टान या कुछ भी आग्नेय चट्टान, एम्फीबोलाइट, ये सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ऊपर से बाह्य क्रिया काम कर रही है। कौन सी क्रिया काम कर रही है? भाई हमने बताया था 2 बल काम करते हैं। पृथ्वी के अंदर से काम करता है उसको बोलते हैं आंतरिक बल, और पृथ्वी के बाहर से ऊपर से काम करता है उसको बोलते हैं बाह्य बल। अब बाह्य बल में अनाच्छादन मैंने बताया था, सबसे मुख्य प्रक्रिया क्या है? अनाच्छादन। और अनाच्छादन 2 शब्द उसमें आते हैं, अपक्षय और अपर्दन, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग और इरोजन। अब वेदरिंग और इरोजन किससे होगा? जलवायु से, मौसम से। मौसम ही तो कंट्रोल करती है वेदरिंग और इरोजन को। और मौसम को कौन कंट्रोल करता है? सूर्य। मौसम को सूर्य कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर इसका अपक्षय हो रहा है। अपक्षय 3 प्रक्रियाएं हम लोग आगे पढ़ेंगे: रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो इन अपक्षय से ये महोदय जो यहाँ बैठे हुए हैं, कौन? बेसाल्ट या ग्रेनाइट या एम्फोबोलाइट, कोई भी बैठा हुआ है, अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इनका क्या हो रहा है? अपक्षय हो रहा है। अपक्षय मतलब अपने ही स्थान पे किसी चट्टान का विखंडित हो जाना, अपने ही स्थान पे बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी बाहरी प्रक्रम के, अपने ही स्थान पे, तो वो अपक्षय कहलाता है। तो इस तरीके से ये विखंडित हो गया। फिर यहाँ पे वर्षा भी हो गई। क्या हो गई? वर्षा भी हो गई। अब वर्षा हो गई तो फिर वर्षा, बहता हुआ पानी इसको बहाकर अपने साथ ले जाएगा। बहता हुआ पानी इसको अपर्दन करेगा, पहले तो इसको इरोड करेगा, काटेगा, और काटेगा, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अपर्दन। और अपर्दन करा के इसको फिर बहाकर ले जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि अब जल जो है इसको बहाकर ले जाने में असमर्थ होगी, फिर ले जाकर के कहाँ? जमा कर देगा। फिर ये जमा कर देगा। अब एक परत यहाँ जमा हो गई, एक परत यहाँ जमा हो गई, फिर दोबारा से दूसरी परत चली, इसके ऊपर आकर के दूसरी परत जमा हो गई, इसके ऊपर आकर के दूसरी परत जमा हो गई, एक परत यहाँ पे लाल वाली ये परत जमा हो गई, फिर कुछ समय बाद में एक परत और जमा हो गई। तो इस तरीके से ये इसमें परत दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं? परत दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अब ये है किससे बन रहा है? अवसाद से बन रहा है। किससे बन रहा है? अवसाद से। अवसाद कहाँ से मिला इसको? आग्नेय चट्टान से मिला। जरूरी नहीं आग्नेय से ही मिले,
रूपांतरित चट्टान का भी अवसाद मिल सकता है। अभी हम लोग चक्र पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। यहाँ ये आग्नेय समझ लो, तो इसका अवसाद गया यहाँ पर। अवसाद मतलब कचरा, अवसाद मतलब कचरा। कचरा कैसा? आग्नेय चट्टान का या रूपांतरित चट्टान का, जो इरोड हुआ है, जो इरोजन हुआ है, और जा करके वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी जमा करते जा रहे हैं, परत दर परत जमा करते जा रहे हैं। तो उस अवसाद के जमा होने से और दबाव पड़ेगा, वायुमंडलीय दबाव पड़ेगा तो ठोस हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव पड़ेगा तो वो ठोस हो जाएगा, तो एक चट्टान बन जाएगा। तो उस चट्टान को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा रॉक? सेडिमेंट्री। अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा, अवसादी चट्टान बन जाएगा। और चूंकि परत से परत दर परत निर्मित हो रहा है, इसमें परत दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं परतदार चट्टान। इसको क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान। तो दो नाम हो गए, अवसादी चट्टान भी है इसका नाम और परतदार चट्टान भी इसका नाम है। किसका? अवसादी चट्टान का। तो अब इसमें परत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आप जो है ये पटिया जो है बलुआ पत्थर की, इसको उठा करके आप जो है फोड़ो तो इसमें जो है परत निकलेंगे, फूटा हुआ दिखाई देता है ना, परत स्पष्ट दिखाई देता है। या फिर रेलवे लाइन पे जो पत्थर पड़े रहते हैं, उसमें कहीं पे पीले धारी दिखाई देगी, कहीं काली धारी दिखाई दे जाएगी, कहीं लाल धारी दिखाई दे जाएगी। घर उठा ले जाते हैं, पीली धारी वाले कहते हैं शंकर जी हैं, और जो है मंदिर में लगा करके और जल चढ़ाते हैं। हाँ, ये रखें, ठीक। हाँ, तो ये अवसादी, देखो इसमें भी स्पष्ट दिख रहा है, अलग अलग कलर के दिख रहे हैं ना, तो ये क्या है? अवसादी चट्टान है। हाँ, हमारे पास ग्रेनाइट चट्टान भी रखा होगा। हाँ, ये बड़े महादेव हैं, ये शालिग्राम है, शालिग्राम है। तुलसी और शालिग्राम की शादी होती है ना, तो हाँ, तो ये जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण है। तो अवसादी चट्टान आपको परतदार दिखाई देंगी। कैसे होंगी? परतदार। और हमको शंकर जी के दर्शन भी कहाँ हो जाते हैं? अवसादी चट्टान में। घर में ले आते हैं जनेऊ धारण शंकर जी का और पूजा करते हैं। तो हमारा ये, इनसे पूजा हमारा क्या लगाव सिद्ध करता है? प्रकृति प्रेम। हम लोग क्या है? प्रकृति प्रेम, प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं। भाई प्रकृति ने ही तो बनाया इसको, अब लेकिन हमने नाम रख दिया, ईश्वर का नाम, शंकर भगवान का शिवलिंग नाम रख दिया। तो इस तरीके से जो है ये परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं और कुछ इसके प्रकार हैं, वो भी समझ लो। विशेषताएं की बात करें तो ये परतदार होती हैं और इनमें जो है रंध्र पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। ये इतने सॉलिड नहीं होते हैं, तो ये मुलायम से लेकर कठोर तक होते हैं। ये सबसे ज़्यादा मुलायम चट्टानें होती हैं, ये सबसे ज़्यादा मुलायम चट्टान। भाई आपने चूना पत्थर देखा होगा, चूना पत्थर कितना मुलायम होता है, पानी में डाल दो घुल जाता है। तो चूना पत्थर भी तो अवसादी चट्टानी का उदाहरण है। और हाँ, और वही चूना जब हम उसमें डाल देते हैं पानी में, घर में पुताई कर लेते हैं, और थोड़ा सा और रिफाइंड कर देते हैं तो चुनही बना लेते हैं। चुनौटी वाला खैनी रगड़ के खाते हैं, हाँ, रगड़ के खैनी खाते हैं। तो वो क्या खाते हैं? अवसादी चट्टान खा रहे हैं हम लोग। क्या खा रहे हैं? हम तो खैर नहीं खाते हैं, तो चूना रगड़ करके हम क्या खाते हैं? अवसादी चट्टान खाते हैं। लेकिन चूना बहुत महत्वपूर्ण, चूना बहुत फायदेमंद होता है। राजीव दीक्षित जी थे जो है, जिन्होंने बहुत अच्छा उस पर अपना काम किया था आयुर्वेद के ऊपर। तो वो कहते थे कि भारतीय व्यक्ति को कम से कम खाने के बाद, भोजन के बाद चूने का जो है अवश्य सेवन करना चाहिए। पान चूना वाला खाना चाहिए, कत्था नहीं, चूना वाला पान खाना चाहिए खाने के बाद। चूना बहुत बढ़िया हमारे शरीर में जो है कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। कत्था अलग है, चूना अलग है। कत्था तो नुकसानदेह होता है, कत्था हमको पेड़ों से मिलता है, हाँ, और चूना चट्टान है, ये अवसादी चट्टान है चूना, ठीक। और वही अवसादी चट्टान जो घरों में हम पोतते हैं वही चूना है, उसी को रिफाइंड करके चुनही बना देते हैं, खाने वाला चुनही, चुनौटी से। तो ये अब देखो, अब इसमें रंध्र भी होते हैं। इस चट्टान में क्या होते हैं? रंध्र भी होते हैं। अवसादी चट्टान में रंध्र होते हैं और इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। भाई इसके जीवाश्म जलते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ इतना हीट नहीं होता है कि जीवाश्म जो इसके अंदर दबे हुए हैं वो जल जाएं। तो जीवाश्म जलते नहीं, तो इसलिए ये चट्टान कैसे होते हैं? जीवाश्म युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? जीवाश्म युक्त होते हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवधारी जो होते हैं, मरे दबे होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्म दो शब्द से मिलकर बना, जीव धन अंश, जीवों का अंश, मरा हुआ होगा तभी इसका अंश होगा ना, तो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब जब जीवाश्म इसमें पाए जाएंगे तो फिर यहाँ पर जीवाश्म ईंधन भी पाया जाएगा। इस चट्टान में जीवाश्म ईंधन भी पाया जाएगा। जितना भी कोयला है, जितना भी पेट्रोलियम है, जितना भी गैस है, सब कहाँ मिलेगा? अवसादी चट्टान में। सब कहाँ मिलेगा? अवसादी चट्टान। तो कोयला क्या हो गया? ईंधन तो हो गया। चट्टान कौन सा हो गया?
अवसादी चट्टान। तो कोयला कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान है। ठीक, कभी कभी प्रश्न आ जाता है, तो कोयला किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान है। तो ये जो है, और कुछ उदाहरण, जैसे ये पटिया है, ये कौन सा पत्थर है? अवसादी पत्थर है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? बालू का पत्थर। क्या कहते हैं? बालू का पत्थर। भाई इसको रगड़ोगे, घिसोगे तो बालू निकलेगा, उसमें क्या निकलेगा? बालू निकलेगा। और इसी में जो है कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो कंकड़ इकट्ठे होकर, कंकड़ जो है चिपके हुए आपस में मिल जाते हैं। जैसे नदियाँ बहते हुए जाती हैं तो बालू को, रेत को धीरे धीरे बहाते हुए जाते हैं, तो रेत चिपकते रहते हैं आपस में। हाँ, रेत आपस में चिपकते रहते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और छोटे छोटे दाने जब चिपक करके बड़े हो जाते हैं तो उसको कांगलोमरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांगलोमरेट। कांगलोमरेट। तो इस कांगलोमरेट भी इसी का एक उदाहरण है, जो है एक अवसादी का, सेडिमेंट्री का। तो ये सब कुछ चूना पत्थर, बालुका पत्थर, क्ले मिट्टी होती, चीका मिट्टी, ये सब क्या है? अवसादी चट्टान के उदाहरण है। तो ये सब मुलायम होते हैं। ये सब क्या है? मुलायम चट्टान है, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, और इनमें रंध्र पाया जाता है, तो पानी आसानी से इनको बेध जाता है, पानी आसानी से इनको बेध जाता है। तो अब घरों में जब मकान बनवाना तो वहाँ पे कौन सा चट्टान लगवाना? ग्रेनाइट लगवाना। महंगा बिक जाओगे बहुत महंगा आता है। हाँ, ग्रेनाइट और बेसाल्ट महंगा होता है। घरों में लोग लगाते हैं, किचन उचन में लगाते नहीं, फर्श पे लगाते हैं। हाँ, वो हल्का होता है, क्योंकि पतला होता है, मोटा नहीं आता। यहाँ जो नेचुरल आता है वो तो काट करके पतला बनाते हैं, वो इसलिए हल्का होता है, लेकिन है इससे कठोर है। अब जब देखो, जो कठोर चीज़ होती है वो, जितना भी चीज़ कठोर होता है उसमें क्या होता है? कठोर चीज़ जितने भी होते हैं उसमें टूटने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है, टूटने की। इसीलिए जो इंसान कठोर होता है वो जल्दी टूट जाता है, जल्दी बर्बाद हो जाता है। तो कठोरता जरूरी सही नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया था। वो बीणा वाला उदाहरण दिए थे ना, कि बीणा के तार ज़्यादा टाइट कर दोगे तो बजाओगे तो बीणा टूट जाएगा, तार उसका खींचोगे टूट जाएगा। तो इसलिए जो है बीणा के तार ऐसा रखो कि बढ़िया सुरीली ध्वनि निकल सके और आवाज़ भी अच्छी आए। तो इंसान को भी ऐसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो न ज़्यादा हमको रूपांतरित चट्टान की तरीके से बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं होना चाहिए, और अवसादी चट्टान की भांति बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। अवसादी चट्टान भी जो है मुलायम है, वो अच्छे चट्टान है अवसादी। तो अवसादी चट्टान की भांति इंसान को होना चाहिए, ना कि जो है रूपांतरित और जो है आग्नेय चट्टान की बात। आग्नेय चट्टान की बात तो होना ही नहीं चाहिए। रूपांतरित चट्टान, हालांकि सबसे कठोर चट्टान कौन सा होता है? रूपांतरित होता है। सबसे प्रश्न आएगा, सबसे कठोर चट्टान कौन सा है? रूपांतरित है। लेकिन रूपांतरित चट्टान के अंदर कुछ गुण विशेषताएं आ जाती हैं, क्योंकि वो इन सारी चट्टानों की विशेषताओं को लेकर पैदा होता है। किसकी? अवसादी की विशेषताओं को लेकर पैदा होता है, और आग्नेय की विशेषताओं को लेकर पैदा होता है, और एक नई विशेषता उसके अंदर आ जाती है। तो विशेषता युक्त होता है, लेकिन कठोर होता है, सबसे ज़्यादा कठोर होता है वो, क्योंकि ऑलरेडी कठोर है ही है, फिर उसको दब गई ज़मीन के नीचे, काफ़ी लंबे समय तक जमी दोज रही, तो फिर रूपांतरित हो जाती। तो इस तरीके से अवसादी चट्टान का भी रूपांतरण होता है और आग्नेय चट्टान का भी रूपांतरण होता है। तो अब ये रूपांतरित चट्टान, जिसको मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिज्म या मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है, ये बोलते हैं कायांतरित चट्टान, जिसका काया का कायांतरण हो जाए, कायांतरित, अथवा इसको रूपांतरित भी बोलते हैं, कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टान। तो कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टान ये जो है दोनों चट्टानों से, तीनों से बन सकता है। किससे? अवसाद से भी बन सकता है, आग्नेय से भी बन सकता है, और स्वयं रूपांतरित चट्टान भी दोबारा उसका भी रूपांतरण हो सकता है। तो ये रूपांतरण कैसे होगा? वही उदाहरण मैंने दिया, कोई चट्टान यहाँ पड़ा हुआ है और लंबे समय तक ये पड़े नीचे क्या हो जाता है? दब जाता है। लंबे समय तक पड़े पड़े क्या हो जाता है? नीचे दब जाता है, और ये नीचे धसकता जाएगा, नीचे धसकता जाएगा, नीचे धसकते जाते जाते फिर इसके कणों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, इसके कणों में परिवर्तन। अब जैसे कोई कोयला है, कोयला कैसा चट्टान है? अवसादी। और कोयला चट्टान नीचे आकर के लगभग 100 मीटर की गहराई तक पहुंच गया। भाई पृथ्वी हमारी सना बहुत पुरानी है, बहुत लंबे समय से है, तो अब बहुत सारे तत्व जो है, बहुत सारे खनिज 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं। अब वहाँ वो दबे रहते हैं, और यहाँ दब करके चूँकि गहराई में जाओगे तो तापमान भी बढ़ेगा, और ऊपर से दबाव भी बढ़ रहा है पूरे जो है सतह का, तो दबाव भी बढ़ रहा है, तापमान भी बढ़ रहा है, तो इनके कणों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अब कोयला नीचे जाके दब गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो कोयला किसमें बदल जाएगा? ग्रेफाइट में। किसमें बदल जाएगा? ग्रेफाइट में। और फिर ग्रेफाइट भी नीचे दबा रहा है काफ़ी लंबे समय तक, तो वो हीरा बन जाता है। क्या बन जाता है? हीरा। अब देखो हीरा कितना कीमती पत्थर है, और कोयला उतना ही सस्ता है उसकी अपेक्षा।
इतना भी सस्ता नहीं, कोयला तो हमको ऊर्जा देता है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन करेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर है। हीरा भी कोयला से ही बन रहा है और ग्रेफाइट भी, हम लोग पेंसिल से लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट का ही यूज़ होता है। वो भी देखो हीरा ही लेकर घूम रहे हो, हीरा ही लेकर के हम लोग पेंसिल में ज्योमेट्री बॉक्स में रख के घूमते हैं, लेकिन है वो हीरा। अब वो अगर लंबे समय तक दोनों के अगर संरचना को आप देखोगे, जब आप रसायन विज्ञान पढ़ोगे तो दोनों की संरचना देखोगे तो उसमें बहुत मेल खाता है, क्योंकि वो बना किससे है, इसी से रूपांतरण ही हुआ है, कोयले से ही रूपांतरण हुआ है। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हो गया तो एक हीरा बन गया, एक कोयला रह गया। इसीलिए हमको अपने शरीर का भी, अपने आत्मा का भी रूपांतरण करने की ज़रूरत है। हम इंसान तो वही हैं, लेकिन रूपांतरण अगर कर लें, शरीर का, आत्मा का रूपांतरण कर लें तो फिर गौतम बन सकते हैं, कणादि बन सकते हैं, महावीर बन सकते हैं, कृष्ण बन सकते हैं, राम बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। रूपांतरण के बाद ये सब संभव है। और रूपांतरण कैसे आएगा? दबाव से, प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर किस चीज़ का पड़ेगा? बोझ किस चीज़ का पड़ेगा? जिम्मेदारी का। और जिम्मेदारी का बोझ जब आएगा तब हम क्या करेंगे? कुछ गोल निश्चित करेंगे। क्या करेंगे? कुछ गोल निश्चित करेंगे, उस गोल पे हम दौड़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो फिर गोल पे दौड़ेंगे तो इधर उधर भागेंगे, लेकिन दौड़ना एक निश्चित दिशा में है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो ये सब करेंगे तो हम भी जो है कुछ अंश को प्राप्त कर, हमारा जो हमने बताया ना, हमारा जो शरीर है ये ब्रह्मांडीय पिंड है पूरा तरीके, मतलब ब्रह्मांडीय पिंड तो है, लेकिन ब्रह्मांड के सारे तत्व इस शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अब इस शरीर की संरचना को जो इंसान समझ लिया वही गौतम बन गया, वही महावीर बन गया, वही कृष्ण बन गया, वही राम बन गया। सब नहीं बन सकते हैं। जो इस पिंड को समझ जाता है, इस पिंड की बातों को, क्योंकि हमारा शरीर जो है भौतिक भी है और पराभौतिक भी है। हमारा शरीर दोनों है, भौतिक भी है और पराभौतिक भी है। इसके अंदर भौतिक जो हमें दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है, ये क्या है? भौतिक तत्व है। ये क्या है? भौतिक तत्व। लेकिन हमारे अंदर क्या चीज़ है? ये पराभौतिक है। इसको कोई समझ नहीं सकता, हम खुद नहीं समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको तप करना पड़ेगा, आपको सिद्धि करना पड़ेगा, तब हो सकता है। और वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आइंस्टीन करके गया, महान वैज्ञानिक बन गया। न्यूटन करके गया, महान वैज्ञानिक बन गया। राम करके गए, भगवान राम बन गए। कृष्ण करके गए, भगवान कृष्ण बन गए। गौतम करके गए, भगवान बुद्ध बन गए। महावीर करके गए, महावीर स्वामी बन गए। तो ये सब हमें इनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम बाहर भटकते हैं, हम अपने जो है शरीर से बाहर भटकते हैं। है सब कुछ हमारे शरीर में ही, है सब कुछ हमारे शरीर में ही। बस जरूरी क्या है? उसका कायांतरण करना, उसका रूपांतरण करना, शरीर का रूपांतरण करना। और कुछ ही लोग उस चीज़ का रूपांतरण कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर रूपांतरित चट्टान की बात आई थी तो हमने इस चीज़ को बताया। तो ये रूपांतरण जरूरी है, कायांतरण जरूरी है। और कायांतरित चट्टान जो होते हैं ये कठोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कठोर। तो सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन सा होता है? कायांतरित चट्टान होता है। अब इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे भाई, खूब नीचे दबा हुआ है। अब हीरा है, कोयले में तो जीवाश्म था, लेकिन उसके जीवाश्म जब भाई उसकी जो अवशेष हैं, अवशिष्टियाँ हैं, नष्ट होंगी तभी तो रूपांतरण होगा। तो अवशिष्ट पदार्थ उसके क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होकर के एक नया रूप धारण करता है चट्टान। तो नया रूप धारण करता है तो वो हीरा बन गया, कोयला है तो हीरा बन गया। और अगर चूना पत्थर है, चूना पत्थर जो हमने बताया था क्या है? अवसारी चट्टान है। चूना पत्थर अगर दबा रहा लंबे समय तक तो वो क्या बन जाएगा? संगमरमर बन जाएगा। नाम ही बहुत अच्छे अच्छे हैं इनके, कायांतरित चट्टान के। संगमरमर, दिमाग में नाम आ गया किसका? मुमताज महल का, ताजमहल का। संगमरमर के ही बना है ताजमहल ना। तो अगर उसी को जो है इसी लाल पत्थर से बना देता, लाल बलुआ पत्थर से, तो बहुत सारे जो है किले बने हुए हैं लाल बलुआ पत्थर, जो कि अवसारी चट्टान है। तो उसकी लोग उसको नहीं पूछते। और संगमरमर का बना हुआ है ताजमहल, इसलिए उसको पूछा जाता है क्यों बना हुआ है संगमरमर? क्योंकि वो कायांतरित चट्टान का बना हुआ है और देखने में अद्भुत लगता है वो देखने में। तो इसीलिए तो जो इसकी पूजा होती है उसको लोग जो देखने जाते हैं। नहीं तो किले तो बहुत जगह हैं, ग्वालियर चले जाओ, आगरा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बहुत सारे। और ये सब किले, और ये सब इसीलिए लाल पत्थर के बने तो ज़्यादातर सब रेड फोर्ट ही हैं, सब मोस्टली क्या है? लाल किले ही हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है और अगर इसी प्रकार से अगर बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट किसका है? आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट का भी रूपांतरण हो जाता है, ग्रेनाइट का भी रूपांतरण हो जाता है। गैब्रो भी एक जो है आग्नेय चट्टान है, उसका भी रूपांतरण हो जाता है सर्पेंटाइल के नाम से। तो इस तरीके से बहुत सारे चट्टान हैं, इनका सब आप जो है उसमें देख लेना। पूरा मैंने लिस्ट दे दिया है पीडीएफ में कि कौन से चट्टान, तीनों प्रकार की चट्टान किस रूप में रूपांतरित होकर के और नए रूप बन जाते हैं। जैसे ग्रेनाइट है तो नीस बन जाता है, ग्रेनाइट का रूपांतरण किस रूप में हो जाता है? नीस के रूप में हो जाता है। तो ये सब पूरा लिस्ट दिया हुआ है, उसमें देख लेना।
तो इस तरीके से ये चट्टानों का रूपांतरण होता है। अब ये तीनों चट्टान ये तीनों चट्टान तीनों रूप में बन सकते हैं, तीनों चट्टान तीनों रूप में बन सकते हैं। इसलिए चट्टानी चक्र का हम यहाँ अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? चट्टानी चक्र का, चट्टानी चक्र का, या फिर इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल, रॉक साइकिल। अब यहाँ पर हम एक लेते हैं, एक आग्नेय चट्टान को लेते हैं, एक लेते हैं आग्नेय चट्टान, एक तरफ लेते हैं अवसादी चट्टान, एक तरफ लेते हैं रूपांतरित चट्टान। ये है अवसादी चट्टान, ये क्या है? अवसादी। और ये है आपका आग्नेय, कुछ भी लिख लो, कहीं भी कुछ भी लिख लो। ये है आग्नेय चट्टान और ये है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अब देखते हैं तीनों कुछ भी बन सकता है। अवसादी चट्टान धरातल के नीचे गया, दबते हुए दबते हुए दबते हुए धरातल के नीचे चला गया। कहाँ चला गया? मैग्मा चैम्बर में चला गया। कहाँ चला गया? मैग्मा चैम्बर में चला गया। तो क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा, बाहर लावा के रूप में निकलेगा तो क्या बन जाएगा? आग्नेय चट्टान। तो अवसादी चट्टान भी क्या बन सकता है? आग्नेय चट्टान। इसके भी दिन भर सकते हैं। कैसे? दबते हुए और कहाँ चला जाए? एस्थेनोस्फीयर में नीचे चला जाए, मैग्मा चैम्बर में चला जाए और मैग्मा चैम्बर में जाकर के फिर क्या बन जाएगा? ये बाहर आकर के पुनः एक नया रूप धारण कर लेगा, आग्नेय चट्टान के रूप। अब आग्नेय चट्टान का रूपांतरण भी हो रहा है, वो आग्नेय चट्टान भी अवसादी में बन रहा है। कैसे? इसका अनाच्छादन होकर, कैसे? अनाच्छादन होकर के, अनाच्छादन होकर के, जिसमें अपर्दन अपक्षय सारी क्रिया है इसमें। तो आग्नेय चट्टान का भी अवसादी चट्टान में। तो इस तरीके से तीर से आप देख सकते हो कि अवसादी चट्टान आग्नेय भी बन सकता है और आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान तो बनता ही है। अब अवसादी चट्टान का रूपांतरण भी होता है। अगर नीचे दब जाए, जरूरी नहीं कि वो जो है मैग्मा चैम्बर में पहुंच जाए, जरूरी तो है नहीं मैग्मा चैम्बर पहुंच जाए। अगर ऊपर ही कहीं फंस गया और दबाव बढ़ रहा है तो उसका फिर उसके कणों का क्या हो जाएगा? रूपांतरण हो जाएगा। यहाँ तो कणों का रूपांतरण ही नहीं हो रहा, पूरा जल जा रहा है, जल करके मैग्मा बन गया। लेकिन यहाँ पर दबे हुए उसका क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है, कणों में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर दबाव काम करता है और ताप काम करता है। क्या काम करता है? दबाव और ताप। काफ़ी लंबे समय तक कोई चट्टान दफन हो जाए, नीचे दब जाए और उसमें दाब और ताप हो जाए तो उसके काया में परिवर्तन हो जाता है, तो वो रूपांतरित भी बन सकता है। कौन? अवसादी चट्टान। और ये रूपांतरित चट्टान भी अवसादी बन सकता है। सतह के ऊपर आ गया रूपांतरित चट्टान, खुल गया सतह के ऊपर और अनाच्छादन हो रहा है उस चट्टान का। क्या हो रहा है? अनाच्छादन हो रहा है। तो अनाच्छादन हो करके ये चट्टान किस में बन जाएगा? अवसादी में। तो चूना, अब देखो, अभी आप ताजमहल में चले जाओ या फिर वो ले आओ, क्या नाम जो है, संगमरमर ले आओ और संगमरमर को घिसो, रोज़ जा कर के घिसो। जैसे मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना हो, अपनी पूरी जीवन अवसादी चट्टान बनाना हो, जीवन भर लग जाएगा। तो रोज़ सवेरे उठकर 2 घंटा घिसते रहो, फिर थोड़ा सा पानी डाल दो, बहते हुए कहीं जाएगा, जमा होता रहे। संगमरमर ही घिसो, हाँ, दोनों को रगड़ो एक दूसरे से, तो उसमें से कुछ ना कुछ कण निकलेगा। फिर उसके बाद पानी डाल देना, बहते हुए चला जाए। जैसे वो संगमरमर जैसे संगमरमर की टाइल्स लगाते नहीं घरों में, तो देखा होगा वो काटते हैं, क्या नाम है, उससे, कटर से, तो पानी डालते हैं कटर से तो चूना नहीं निकलता। प्राकृतिक तरीके से बता रहा हूँ बनने के लिए। तो जब वो रूपांतरित चट्टान मतलब जा करके दूसरी जगह जमा होता रहेगा उसका परत, तो किस में बन जाएगा? परतदर चट्टान। ये उदाहरण बता रहा हूँ, करना मत, नहीं तो लोग पागल कहेंगे जो है भूगोल पढ़ते पढ़ते पगला गया है लड़का, जो है अब एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो चट्टान बनाने लगा है यहाँ पर। तो चट्टान बनाना मत, लेकिन इसको समझ लो, प्रक्रिया बता रहा हूँ कि जैसे कटर से काटता नहीं जो है, एक वो क्या बोलते हैं उसको, जो मिस्त्री, हाँ, वो कौन सा मिस्त्री, पत्थर वाला मिस्त्री, कटर से काट करके और फिर जो है, हाँ, तो उसमें देखता नहीं, संगमरमर काटते तो चूना से सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, मार्बल कहते हैं उसको मोस्टली, लेकिन वो है संगमरमर। मतलब वो संगमरमर ओरिजिनल नहीं होता है वो, हाँ, तो वो चूना ही तो निकल रहा है, वो चूना पत्थर से ही तो बना है, तो इसीलिए चूना निकलता है उसमें। तो वही तो कह रहा हूँ, उसी को रगड़ते रगड़ते आप जो है काफ़ी समय तक अगर उसकी कणों को बाहर बहाते रहोगे तो वो परत दर परत जमती चली जाएगी, फिर वो चूना पत्थर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चूना पत्थर। तो ऐसे कोई भी प्रक्रिया कर सकते हो। तो इसी तरीके से रूपांतरित चट्टान का भी अनाच्छादन होकर क्या बन जाएगा? अवसादी चट्टान। और चूना पत्थर अवसादी चट्टान है ही है। बालुका पत्थर भी इसी तरीके से जो है उसका जो है रगड़ते रहो सैंडस्टोन को, तो वो भी इस तरीके से बन जाएगा। अब रूपांतरित चट्टान भी आग्नेय चट्टान बन जाता है। रूपांतरित चट्टान भी कैसे आग्नेय चट्टान बनेगा? जैसे अवसादी चट्टान बनेगा। अब रूपांतरित चट्टान भी दबते दबते मैग्मा चैम्बर में पहुंच जाए, जल जाएगा और जल करके फिर से वो आग्नेय बन जाएगा।
तो इस तरीके से आग्नेय बन गया। और आग्नेय चट्टान का भी रूपांतरण हो रहा है, कैसे? दबाव और ताप के कारण। आग्नेय चट्टान का दबाव और ताप के कारण रूपांतरण हो रहा है, तो रूपांतरित होकर के एक नया चट्टान बन जा रहा है। तो इस तरीके से ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? चट्टानी चक्र। अर्थात जिसका जहाँ से जन्म हुआ था उसी में फिर मिल जाता है। ये तो प्राकृतिक नियम है, ये तो शाश्वत नियम है, जिसको आज जो आया है उसको जाना है। और इस पृथ्वी पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, इस पृथ्वी पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, सबका रूपांतरण होता है। खत्म कुछ भी नहीं होता है। अगर खत्म हो जाए, खत्म होने का तो कंसेप्ट ही नहीं है, गांठ बैठा लो अपने दिमाग में। हम जन्म लेते हैं तो हमारा जो शरीर भौतिक, जिसको हम भौतिक आवरण बोलते हैं, हमारा शरीर जो आता है ये जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। और यही 5 तत्व मरने के बाद में फिर से अपने अपने रूप में वापस चले जाते हैं। आत्मा अपने रूप में चली जाती है और शरीर का जो भौतिक तत्व है वो अपने अपने रूप में चला जाता है। मिट्टी मिट्टी में चला गया, अग्नि अग्नि में चला गया, हवा हवा में चला गया, जल जल में चला गया। यही सब तो है 5 तत्व हमारे शरीर के। तो ये सब अपने अपने रूप में बदल जाते हैं, ना कि खत्म होते, नष्ट कुछ नहीं होता। इसलिए कभी शोक नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ आया है उसको जाना है, तो इसमें कभी शोक ही नहीं करना चाहिए इंसान को। बल्कि कुछ ऐसे पागल हम नहीं कह सकते हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति पैदा हुए हैं। पहले के व्यक्ति बहुत बड़े जो है विद्वान दार्शनिक होते थे, तो वो अपने बच्चों की मृत्यु पे पार्टियां किया करते थे। क्यों? बच्चा आया था, इतने समय तक रहा यहाँ पर, और जो आदमी जीवन के सिद्धांत को तेरे ही तो एक बड़े बुजुर्ग के मरने की बात करते हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या है, विदाई करते हैं उनकी, हम उनकी विदाई ही करते हैं। तो यहाँ इसलिए जो है अभी यहाँ किसी गांव में, तुम किस गांव के हो? अच्छा, मैं देवा। तो हाँ, तो इसीलिए नहीं, यहाँ ये पचमौरी गांव में भी हुआ था। पचमौरी गांव के तो हमारे कॉलोनी में रहते हैं किराए पे, तो वो एक 100 प्लस के थे। तो उनके मरने के बाद में लोगों ने जो है वो निकाला विमान निकाला था। तो विदाई प्यार से करनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो है कहीं जाता नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं देखो, यही तो कंसेप्ट। आप पहले के विद्वान हमसे ज़्यादा, पहले के जो इंसान थे हमसे ज़्यादा विद्वान थे, क्योंकि वो जब मृत शरीर को दफनाते थे तो साथ में उसकी पसंद की चीज़ें भी दफनाते थे ना, कि जो है ये जिंदा होगा और फिर से जिंदा। कंसेप्ट यही था कि मरने के बाद उसके सारे शरीर के सारे तत्व सब जगह चले गए हैं, तो इन सबको लेकर जाएंगे, वहीं आनंद मनाएगा इंसान जा करके। ठीक, तो इसीलिए जो है ये सब चीज़ सारे इसीलिए रूपांतरण होता है। भाई कोयले को जलाते हैं तो कोयला क्या खत्म हो जाता है? नष्ट नहीं होता है, वो कई तत्वों में विलीन हो जाता है, राख बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, सब अपने अपने चीज़ों में चले जाते हैं, रूपांतरण हो जाता है। कुछ भी नष्ट नहीं होता इस पृथ्वी पर, कोई भी चीज़ नष्ट नहीं। पेड़ काट कर लाए, यहाँ पर हमने मेज बना लिया, फिर कुछ समय बाद में जमींदोज होगी, ज़मीन में दब जाएगी, कोयला बन जाएगा। रूपांतरण हो गया कि नहीं हो गया? तो हर चीज़ का रूपांतरण होता है, इसलिए जो है रूपांतरण जरूरी है।